हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी नई स्टोरी में। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट और सपोर्ट से हमें अगली स्टोरी बनाने का नया जोश मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई और दिलचस्प कहानी, बिलियनेयर्स सीक्रेट लाइफ। अहान, लगभग सभी लोग छुट्टियों में लौट आए हैं। हम सभी हाई स्कूल के सहपाठी एक छोटा सा मिलन समारोह कर रहे हैं। तुम आओगे तो मजा आएगा। बातचीत के दौरान रिनी ने अहान को बहुत सी बातें बताई। अहान ने रिनी के निमंत्रण पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, मैं आता हूँ। शाम को अहान से मिलने का वादा करके रिनी चली गई। अहान बचपन से ही यहाँ रहता था। वो अच्छी तरह जानता था कि जैसे ही यहाँ लोगों को थोड़ा पैसा मिलता है, सभी दिखावा करने लगते हैं। इन छोटे शहरों में पैसा कमाना और घर बनाना सबसे बड़ा काम माना जाता है। इसलिए अगर रिनी अहान को शाम को मिलने के लिए बुला रही थी तो इसके पीछे जरूर कोई दिखावा था। वो सबको दिखाना चाहती होगी कि वो कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है या उसके बॉयफ्रेंड के पास कैसी कार है। अहान इस दौड़ में बहुत आगे था, लेकिन अगर अहान की माँ को ये बात पता चलती तो कौन जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। इसलिए अहान ने अपनी सच्चाई छुपाने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। लेकिन रिनी की तो कुछ और ही योजना थी। अहान ने आने के लिए हाँ कर दी तो रिनी ने अगला सवाल पूछा, अहान, क्या तुम्हारे पास कार है? क्योंकि हम 6 लड़कियां हैं। अगर तुम अपनी कार ला सको तो हम आराम से जा सकेंगी। रिनी की बात सुनकर अहान समझ गया कि रिनी का इरादा बस दिखावा करने का था, लेकिन फिर भी अहान ने इतना ही कहा, ठीक है, मैं अपनी कार लेकर आ जाऊंगा। रिनी ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। उसके जाने के बाद अहान ने निहाल से कार का इंतजाम करने को कहा, लेकिन निहाल से बात करने का मतलब था कि रोल्स रॉयस से नीचे की कोई कार नहीं आएगी और ऐसी कार बूढ़े लोगों को दिखाने का मतलब था अपनी माँ को सच बताना। इसलिए अहान ने खुद कार चुनने की योजना बनाई। उसकी केवल 3 आवश्यकताएं थी। पहली, कम से कम 7 लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। दूसरी, कार की कीमत कम से कम 1 रुपया करोड़ होनी चाहिए। तीसरी, कार आज ही उपलब्ध होनी चाहिए। कई वेबसाइट सर्च करने के बाद आखिरकार अहान को एक कार पसंद आ गई। ये एक वैन की तरह थी जिसका इंटीरियर बहुत अच्छा था और इसमें 7 लोगों के बैठने की जगह थी। वैन को बाहर से पेंट किया जाना था, लेकिन कुल मिलाकर ये 1 रुपया करोड़ के लिए एक शानदार सौदा था। अहान ने अभी वैन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए थे जब रिनी का संदेश आया, अहान, तुम कब तक आ रहे हो? यदि आप नहीं आ रहे हैं तो हमें टैक्सी लेनी चाहिए। रिनी को लगा कि अहान शायद नहीं आएगा। आखिरकार अहान अभी भी पढ़ाई कर रहा था और वो अभी भी अपनी माँ के पैसों से काम चला रहा था। इसीलिए वो बार बार अहान को अपमानित करने के लिए संदेश भेज रही थी। रिनी का संदेश देखकर अहान ने उसे जवाब दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अहान का संदेश पढ़कर रिनी को लगा कि उसने कुछ गलत पढ़ लिया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि अहान उसके साथ डिनर करने भी आएगा और अहान अपनी कार लेकर आएगा। कुछ और घमंडी लड़कियां भी रेनी के आसपास खड़ी थी। वे सभी 6 बच्चे बचपन में अहान की क्लास में साथ साथ पढ़ते थे और सभी ने फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी। सभी बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। जब उन्हें पता चला कि अहान अपनी कार से आ रहा है तो सभी रेनी के साथ अहान का मजाक उड़ाने लगी। उनमें से एक ने कहा, रेनी, मुझे नहीं पता तुमने उसे क्यों बुलाया और वो इतना बेवकूफ है कि सिर ऊंचा करके चला गया। वो हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर है और उसकी माँ अपना खून बेचकर उसका खर्च उठा रही है। ये सुनकर सभी लड़कियां हंस पड़ी। तभी एक और लड़की ने कहा कि वो कुछ काम करने और अपनी माँ की मदद करने के लायक नहीं है। ये अहान अभी भी अपनी माँ के पैसों से पढ़ाई कर रहा है। रेनी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कबीर उससे अच्छा है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और लोहिया एंटरप्राइजेज में भी काम करता है। कुछ दिन पहले ही मैंने फेसबुक पर उसकी फोटो देखी थी। उसने शायद एक नई मर्सिडीज खरीदी है। जैसे ही रेनी के दोस्तों ने उसके बॉयफ्रेंड और उसकी नई कार की तारीफ की, सभी रेनी की तारीफ करने लगे। एक लड़की के लिए यही काफी है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करे। एक लड़की ने रेनी से कहा, रेनी, कबीर ने एक नई मर्सिडीज खरीदी है। तुमने मुझे कभी नहीं बताया। क्या वह आ रहा है? मैं उसकी मर्सिडीज के साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। सबकी बातें सुनकर रिनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आखिर में रिनी बोली, कबीर ने अपनी कमाई से ये गाड़ी खरीदी है। चिंता मत करो, वो आते ही होंगे। मैंने उन्हें फोन भी कर दिया है। वो लोहिया में काम करते हैं। उनकी वजह से ही हम इतने बड़े होटल गोल्डन ओएस बाई लोहिया जा पाते हैं। उन्हें लोहिया से कुछ कर्मचारी छूट मिलती है, वरना होटल बहुत महंगा है। ट्रेनी कबीर की तारीफ करती रही। क्या कह रहे हो? इससे ज्यादा मुझे उनसे मिलने का मन है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अगर आप उनके साथ रहेंगे
तो वो आपको मरते दम तक हंसाएंगे। सिर्फ रिनी नहीं, वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ कबीर की फैन थी। गौरी को छोड़कर गौरी पढ़ाई के लिए पुणे गई थी। वो इस गेट टुगेदर में सिर्फ अपने बचपन के दोस्तों से मिलने आई थी और वो बचपन में अहान की क्लासमेट थी। बचपन के दोस्तों की बात सुनकर वो चुप रही, लेकिन अहान का यूं मजाक उड़ाना उसे पसंद नहीं आया। तभी अहान का मैसेज आया कि वो पहुंच गए हैं। सारी लड़कियां बालकनी में भाग गई, मैं भी गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आसपास एक भी कार नहीं थी। हाँ, एक वैन इंतजार कर रही थी। अहान को तुरंत एक गाड़ी की जरूरत थी, इसलिए उसने एक सेकंड हैंड लागोस LM खरीदी। उसने खास तौर पर लागोस LM को 7 सीटों वाली आरामदायक गाड़ी के तौर पर चुना था। लेकिन उन लड़कियों को इतने बड़े ब्रांड के बारे में कुछ पता नहीं था। जब उन्होंने अहान को वैन से हाथ हिलाते देखा तो आपस में बातें करने लगी। उल्लू हमारे लिए वैन लाया है। क्या कहा? वो वैन लाया है? अरे नहीं, हाँ, वो हमेशा हारने वालों में हारने वाला ही रहेगा। उसे लड़कियों के सामने भी ढंग से पेश आना नहीं आता। वो हमें वैन में ले जा रहा है। क्या वो हमारा अपहरण कर रहा है? चलो चले। अहान ने रेनी और बाकी सबको देखते हुए कहा। अहान ने 1 रुपया करोड़ की वैन खरीदी थी जिसमें 6-7 लोग बैठ सकते हैं और वो आलीशान भी है। अहान ने देखा कि रेनी के चेहरे पर गुस्साला गोश जैसी कार को तो उन्होंने एक बार सीधी नजर से देखने लायक भी नहीं समझा था। प्राणी ने उसकी कार देखकर गहरी सांस ली और बोली, अहान तुम कमाल हो, तुम हमें ले जाने के लिए ये कार लाए हो। मेरा बॉयफ्रेंड अपनी मर्सिडीज वैन से आ रहा है, इसलिए हम तुम्हारी कार में नहीं आ रहे हैं। मैं भी नहीं मैं आ रही हूँ। सिर्फ गौरी ही थी जिसने कहा, अहान मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे जगह पता है, चलो। अहान एकदम हैरान रह गया। क्या ये वैन इतनी महंगी है कि कोई इसमें बैठने की हिम्मत नहीं कर रहा है, या फिर कुछ और बात है? जब कोई नहीं बैठा तो अहान गौरी के साथ चलने लगा। तभी कबीर भी अपनी मर्सिडीज लेकर आ गया। दरअसल कबीर अहान को अपनी सफलता दिखाने आया था, इसलिए वो अपनी नई कार में 5 लड़कियों को ले जाने के लिए तैयार था। जब कबीर को पता चला कि अहान वैन लाया है तो वो हंसा और बोला, वो बचपन से ही बेवकूफ है। कबीर ने सबसे पूछा। सब अहान का मजाक उड़ाने को तैयार थे। कबीर ने आगे कुछ नहीं बताया कि वो क्या करने वाला है, पर हाँ, अहान का मजाक तो उड़ना ही था। उधर अहान और गौरी वैन में बातें कर रहे थे। वैन का बाहरी रंग थोड़ा पुराना हो गया था, पर अंदर का हिस्सा कमाल का था। शुरुआती नजरें मिलाने के बाद गौरी और अहान ने एक दूसरे के बारे में पूछा, फिर इधर उधर की बातें करने लगे। गौरी बोली, इतने सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा अहान। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि अब तुम काफी बदल गए हो और तुम्हारे पास अपनी गाड़ी भी है, वो भी इतनी खूबसूरत। सच कहूँ तो इतने सालों बाद अपने बचपन के दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थी, पर सबका व्यवहार बहुत अजीब लगा। ये लोग कितने दिखावे में डूबे हैं। अहान को गौरी की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो दिल की साफ थी। अहान बोला, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी है। सोचा था शायद सबको ले जाने में आराम मिलेगा, पर शायद किसी को पसंद नहीं आई। अहान गौरी के सामने कम ही रहना चाहता था। जल्द ही दोनों गोल्डन OS पहुंच गए। लोहिया एंटरप्राइज का गोल्डन OS बाहर से साफ दिखाई दे रहा था। अहान को नहीं पता था कि ये होटल भी उसकी प्रॉपर्टी है। कुछ दिन पहले ही अहान ने लोहिया खरीदा था, तो लोहिया ग्रुप के अधीन जो भी प्रॉपर्टी थी उन सब पर कब्जा करने का काम चल रहा था। लेकिन अहान इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, खासकर गौरी या रिनी के सामने। गौरी ने पूछा, तुम बाहर फुटपाथ पर गाड़ी क्यों खड़ी कर रहे हो? अंदर पार्किंग में जगह तो होगी। जिस पर अहान बोला, ये होटल थोड़ा छोटा लग रहा है, पार्किंग से गाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होगी, तो चलो इसे बाहर ही पार्क कर देते हैं। कबीर ने अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में खड़ी कर दी। वो खुद लोहिया कंपनी के किसी और वेंचर में सेल्स का काम करता था और उसे लोहिया होटल में डिस्काउंट मिलता था। रिनी ने कबीर का चाम देखने के लिए जानबूझकर ये होटल चुना था। गाड़ी से उतरते ही कबीर ने किसी को कुछ समझाने के लिए बुलाया। गौरी पास ही खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझ आ गया कि कबीर अहान का मजाक उड़ाने की कोई योजना बना रहा है। उधर अहान ने लोहिया एंटरप्राइज देखा और एक बार निहाल से बात करके पता लगाया कि लोहिया के अधिग्रहण का काम कहाँ तक पहुँचा है। निहाल को पता चला कि अहान इस समय गोल्डन ओएसिस में है, तो उसने वहाँ के मैनेजर को अहान के आने की सूचना दी। होटल में सबके एक प्राइवेट रूम में बैठने का इंतजाम किया गया। रिनी ने बोलना शुरू किया, कबीर, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली, वरना मैं आज जो हूँ वो न होती। मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। रिनी अहान से ये बताने के लिए कह रही थी, क्योंकि एक बार रिनी ने अहान को एक प्रेम पत्र लिखा था जिसे अहान ने ठुकरा दिया था। आज रिनी अहान को दिखाना चाहती थी कि वो एक बेहतर मुकाम पर पहुँच गई है। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, एक आदमी फूलों का गुलदस्ता लेकर कमरे के अंदर आया। उसके इतना कहते ही पूरे कमरे का माहौल बदल गया। सब अहान को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। वो व्यक्ति अहान को चेहरे से नहीं जानता था, इसीलिए वो सबके बीच अहान को पहचानने की कोशिश कर रहा था। अहान ने उसे इशारा करने के लिए हाथ हिलाया तो उसने उसे फूल दिए।
और अपना परिचय देते हुए कहा, मिस्टर गिल, हमें नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, वरना हम कुछ अच्छा इंतजाम करते। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सभी जोर जोर से हंसने लगे। अहान, आप खुद को वीआईपी दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर गिल ने ओवर एक्टिंग के लिए 100 रुपए काट लिए। इस तरह सभी अहान का मजाक उड़ाने लगे। वो व्यक्ति चुपचाप खड़ा अहान को देख रहा था। अहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप समझ ही गए होंगे कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये फूल यहाँ रख दीजिए, आप जाइए, अगर कोई जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन अहान का मजाक उड़ाने का सिलसिला अभी भी जारी था। खुद को ध्यान देने योग्य और प्रसिद्ध बनाने के लिए आपने कितनी घटिया चाल चली रिनी। तुम्हारे बचपन का दोस्त बनना चाहती है मिस्टर गिल, पर वो तो मिस्टर गिल के जूते साफ करने के भी लायक नहीं है। तुम ऐसे लोगों को अपना दोस्त कहते हो? कबीर की बातें सुनकर रिनी बेतुके अंदाज में हंसी और बोली, वो बचपन से ही कितना लूजर है। मैं तो अंधी थी कि मैंने कभी उसे प्रेम पत्र लिखा था। पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। अहान सबके निशाने पर था। गौरी को ये सब पसंद नहीं आया। उसे लगा कि सबने अहान को यहाँ सिर्फ उसे तंग करने के लिए बुलाया है। गौरी को लगा कि अहान एक गरीब परिवार से है, इसलिए उसमें बहुत अहंकार और आत्मसम्मान होगा। वो सबको रोकना चाहती थी, पर अहान ने गौरी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तभी एक आदमी तेजी से अंदर आया और बोला, अगर किसी ने मिस्टर गिल के लिए एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। मिस्टर गिल, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ करना। फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और अहान की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने तुम्हारी फेरारी बाहर खड़ी कर दी है, थोड़ी देर में तुम्हारी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। उस आदमी की बातें सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। फेरारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ये सब क्या है? लेकिन अहान ने बहुत शांति से उसे बाहर जाने का इशारा किया और कहा, हम डिनर कर रहे हैं, तुम कृपया बाहर जाओ। लेकिन वो व्यक्ति अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला और कबीर को देखकर जोर से हंसने लगा। कबीर भी उसके साथ हंस रहा था। दोनों हंस रहे थे और एक दूसरे को ताली बजा रहे थे। तभी कबीर ने अहान को देखकर हंसते हुए कहा, फेरारी, क्या तुमने कभी फेरारी देखी है? क्या तुम इसके लोगों को भी पहचान पाओगे? अपनी वैन में वापस जाओ और वैन चलाओ। कबीर ने उस व्यक्ति को अहान का मजाक उड़ाने के लिए रखा था और अब सब हंस रहे थे। रिनी अश्लीलता से हंसने लगी और बोली, अहान, तुम इतने बेशर्म हो कि हमें तुम्हारे साथ डिनर करने में शर्म आती है। हम तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकते, कृपया यहाँ से चले जाओ। रिनी मजाक करते हुए बदतमीजी करने लगी। रिनी ने गौरी से कहा, तुम भी चली जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड भले ही बहुत अमीर हो, पर तुम दोनों का खर्चा नहीं उठा सकता। चलो गौरी, तुम और अहान अपनी सीट खाली करो और यहाँ से चले जाओ। गौरी सचमुच बहुत गुस्से में थी। रिनी सबको बुलाकर ऐसे ही बर्ताव कर रही थी और बाकी सब रिनी का साथ दे रहे थे। आखिर में गौरी ने वेटर को बुलाकर अपनी और अहान की सीट अलग करवा दी। ये सब अभी भी चल रहा था। एक बार फिर दरवाजा खुला और एक विनम्र आवाज सुनाई दी, मिस्टर गिल। गौरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। प्लीज, अब और नहीं, अब ये सब बंद करो। वो आदमी आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, मिस्टर गिल, अगर आप आ रहे हो तो हमें बता दीजिएगा। मेरा नाम तपन है, मैं गोल्डन ओएसिस का जनरल मैनेजर हूँ। कबीर की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ अकेला वही नहीं था, बल्कि पूरी भीड़ थी। होटल का लगभग सारा सीनियर स्टाफ वहाँ खड़ा था। मिस्टर गिल शर्मा, आपकी सेवा में। मिस्टर गिल, मैं हिम्मत सिंह, चीफ शेफ, गोल्डन ओएसिस। इस तरह एक के बाद एक लोग अहान के पास आए और उसे अपना परिचय दिया और हाथ जोड़कर एक तरफ खड़े हो गए। कबीर और उसका दोस्त, जो अहान को फेरारी की चाबी देने का नाटक कर रहा था, ये देखकर हैरान रह गए कि उनके सीनियर, उनके आदर्श अमन जडेजा भी वही खड़े थे। अमन ने अपना परिचय दिया और एक तरफ खड़ा हो गया। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो धीरे से अमन के पास गया और अमन सर से पूछा, आप यहाँ हैं? मेरा मतलब है कि आप क्यों आए हैं? क्या आप इस नाटक का हिस्सा हैं? लेकिन अमन ने कबीर को कोई जवाब नहीं दिया और उसे एक तरफ धकेल दिया। अहान चुप था तो कोई कैसे बोल सकता था? पूरा सीनियर मैनेजमेंट सामने खड़ा था, लेकिन अहान ने किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उसका मूड खराब है। अहान कुछ नहीं बोला, इसलिए सब चुपचाप अहान के इशारे का इंतजार कर रहे थे। स्थिति काफी अजीब थी। तभी रिनी की तेज और अश्लील हंसी सुनाई दी। कबीर, तुम इस कचरे के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? इन लोगों से कहो कि अब नाटक करना बंद करें। बेहतर होगा कि हम रात का खाना खा लें। ये कहते हुए रिनी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन कबीर इस समय अच्छे मूड में नहीं था। उसने रिनी को डांटा और एक तरफ धकेल दिया। अमन समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो सीधा कबीर के पास गया और बोला, कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कबीर के दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मशीन रूम में होना चाहिए था। कबीर और उसके दोस्त के चेहरे पीले पड़ गए थे। कबीर को थोड़ी बहुत जानकारी थी कि मिस्टर गिल ने लोहिया परिवार का कारोबार खरीद लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मिस्टर गिल ही अहान होंगे। अहान अब भी चुप था। तभी जनरल मैनेजर आगे आए और पूछा, मिस्टर गिल, क्या मैं आपके लिए डिनर लगा दूं? अहान ने अब मुंह खोला, दरअसल मैं डिनर करने आया था, लेकिन आपके स्टाफ ने मुझे बताया
कि ये एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ बैठने में शर्म महसूस कर रहे हैं। अमन समझ गया कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा मजाक कौन करता है, अमन अच्छी तरह जानता था। अमन ने आहान की तरफ देखा और सिर झुकाकर कहा, समझ गया सर। फिर कबीर और उसके दोस्त की तरफ देखते हुए उसने कहा, कबीर और तुम, अब तुम दोनों मिल गए, तुम दोनों अभी यहाँ से चले जाओ। फिर उसने अपने एक स्टाफ को बुलाया और कहा, सारी औपचारिकताएं पूरी करो और उससे ऑफिस की गाड़ी भी ले लो। कबीर, रिनी और बाकी सब हैरान रह गए। मजाक बहुत महंगा साबित हुआ था। गौरी भी आहान को हैरानी से देख रही थी। आहान का रूप देखकर उसने सोचा कि आहान अच्छा कमाता होगा, लेकिन गौरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आहान इतना अमीर होगा। कबीर ने कभी नहीं सोचा था कि उसने आहान पर जो मजाक किया था वो इतना सच होगा। रिनी को भी समझ नहीं आया कि जिस कबीर के बारे में वो इतना शोर मचा रही है वो आहान की कंपनी का एक छोटा सा कर्मचारी है और ये कार भी उसकी अपनी नहीं, कंपनी की है। प्रीनी आगे आई और बड़ी विनम्रता से बोली, मिस्टर गिल, तुम सबके लिए मिस्टर गिल ही रहेंगे, लेकिन हम क्लासमेट हैं। हम तुम्हें आहानी कहेंगे और तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं। कृपया हमारे साथ ऐसा न करें। मुझे लगता है आप कबीर को नौकरी से नहीं निकालना चाहेंगे। प्लीज मिस्टर गिल। ट्रिनी पसीने से तरबतर हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो आहान के सामने इस तरह खड़ी होगी। ट्रिनी के कहते ही बाकी सबको याद आ गया कि आहान उनका बचपन का दोस्त है। सब रिनी की बात से सहमत थे, लेकिन आहान हैरान था कि रिनी ने कितनी जबरदस्ती अपनी बात रखी थी। आहान के सारे सीनियर मैनेजर उसके सामने खड़े थे। अगर आहान रिनी की बात का जवाब नहीं देता तो सबकी नजरों में गलत साबित होता, और अगर उसने कबीर और उसके दोस्त की अच्छी नौकरी लौटा दी तो लोगों की नजरों में वो नरम दिल हो जाता। इसलिए आहान खड़ा हुआ और रिनी को जवाब दिया, रिनी, तुम सही कह रही हो, हम क्लासमेट हैं और तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने का पूरा हक है, जैसा कि तुम बचपन से करती आई हो। दुनिया के लिए मैं मिस्टर गिल हूँ, लेकिन एक बार बताओ, मैंने तुम लोगों के सामने मिस्टर गिल बनने की कोशिश भी कब की है? मैं आहान बनकर आया था, कबीर ने मुझे मिस्टर गिल बनाया। अब सुनो, कबीर का नौकरी छोड़ना क्यों जरूरी है? कबीर, कोई ठेस नहीं पहुँचाई, पर तुम्हें नौकरी से निकाला जाना बहुत जरूरी है। किसी भी इंसान के मजाक उसके व्यक्तित्व को उजागर करते हैं, लेकिन तुम्हारे मजाक तो काफी निजी थे। कबीर, हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं। यहाँ हम किसी भी ग्राहक के साथ उसके रूप, रंग, तौर तरीके, भाषा और राष्ट्रीयता को देखकर व्यवहार नहीं करते। तुम किसी के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? बाकी सबको भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे लिए हर ग्राहक भगवान है और उसे सबसे अच्छा व्यवहार मिलना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि कोई ग्राहक यहाँ से नाराज होकर गया है तो मैं यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बदल दूंगा। कबीर, मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जा सकते हो। और रिनी मेरी क्लासमेट है। मजाक की भी एक हद होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मजाक के नाम पर तुम किसी की आपराधिक पृष्ठभूमि के कारण उसकी कितनी बेइज्जती कर रहे हो? तुम किसी को बुला रहे हो और उसके आने के बाद उसे जाने के लिए कैसे कह सकते हो? मुझे माफ करना टिनी, लेकिन आज तुम्हें जाना ही होगा, और याद रखना, मैं दिल से कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। ये कहते हुए आहान ने अपनी कार की चाबी निकाली और कबीर को देते हुए कहा, कबीर, बहुत देर हो गई है, हो सकता है डिनर के बाद तुम्हें कोई गाड़ी न मिले, तुम मेरी कार ले लो और सबको घर छोड़ दो, गौरी मेरे साथ आएगी। ये कहते हुए आहान ने उसे अपनी कार की चाबी दे दी। कार की चाबी पर लेगोस का लोगो देखकर कबीर हैरान रह गया, जिसे रिनी वैन कहकर मजाक उड़ा रही थी। वो लेगोस एलन था। ये कहते हुए आहान ने चीफ शेफ की तरफ देखा और कहा, ये सब मेरे क्लासमेट हैं। आज का डिनर ऐसा बनाना जैसा तुमने पहले कभी नहीं बनाया। आहान की बात सुनकर चीफ शेफ मुस्कुराया और अपना सिर झुका लिया। इसी होटल के किसी कोने में सनाया ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? हाँ, मैं सच में ऐसा कर रही हूँ। सनाया के पूछने पर कार्तिक ने जवाब दिया। कार्तिक कई दिनों से आहान के पीछे पड़ा था। आहान अचानक बहुत अमीर हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान के पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि इस समय आहान 5 सितारा होटलों में ही घूम रहा है। कार्तिक के पास कुछ प्लान था जिसे पूरा करने के लिए उसे सनाया की जरूरत थी, लेकिन सनाया कार्तिक के प्लान को लेकर थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन कार्तिक, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी, तुम थोड़ा सोचो। सनाया ने कार्तिक को समझाने की कोशिश की और कहा, सनाया, मैंने अच्छा सोचा है। तुम ये नहीं समझ रहे हो कि आहान अब बहुत अमीर हो गया है। अगर हमारी हालत ऐसी ही रही तो कुछ दिनों में हमें खाने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनो, भले ही उसके पास पैसे हैं, वो अभी भी लूजर है। भले ही मुझे नहीं पता कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन गोल्डन ओएसिस में डिनर करना उसके बस की बात नहीं थी। यहाँ एक बार आने के लिए हजारों रुपए लगते हैं। जब आहान गोल्डन ओएसिस में डिनर कर रहा था तो इसका मतलब था कि वो बहुत अमीर था। कार्तिक के पास ज्यादा अंदरूनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि आहान
पिछले कई दिनों से दिल्ली के सबसे महंगे होटल में जा रहा था, लेकिन सनाया कुछ कहना चाहती थी। तभी कार्तिक ने उसे बीच में ही रोक दिया। पर क्या तुम मुझे भूखा मरते देखना चाहते हो? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि हम कहां से आ गए हैं? कार्तिक एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसने जिंदगी भर पैसे बर्बाद करना ही सीखा था। उसे पैसे कमाना नहीं आता था। अभी उसके पिता जेल में थे और पुलिस ने उसके सारे बैंक खाते सीज कर दिए थे। कार्तिक पैसे के लिए तरस रहा था। उसे काम करना नहीं आता था और उसका अहंकार इतना ज्यादा था कि वो छोटा मोटा काम भी नहीं कर सकता था। उसे किसी तरह पैसे कमाने थे और इस वक्त उसकी सारी उम्मीदें आहान पर टिकी थी। हालांकि इसके लिए भी उसे सनाया की जरूरत थी, पर सनाया अभी भी डरी हुई थी। डर से ज्यादा उसे आहान का सामना करने में शर्म आ रही थी। उसने सबके सामने आहान का मजाक उड़ाया था। सनाया ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाते हुए कार्तिक को समझाते हुए कहा था, एक बार मेरी बात सुनोगे? सुनो कार्तिक, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। चलो साथ मिलकर कोई छोटा मोटा काम करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, धीरे धीरे कुछ कमा लेंगे। सनाया के जाने के बाद कार्तिक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया हो। कार्तिक गुस्से से बोला, मेरा नाम कार्तिक है, मैं एक अमीर आदमी हूँ। मेरे पास न तो कनेक्शन की कमी थी और नहीं मुझ में काबिलियत की। मैं पैसा कमाना भी जानता हूँ और खर्च भी करना। कमी है तो बस शुरुआत करने के लिए पैसे की। मेरा परिवार इस समय मुश्किलों से गुजर रहा है। अगर ऐसा न होता तो तुम मुझे जानते हो, मैं एक दिन में फिर से पैसे जुटा लेता। कार्तिक को लगा कि अगर उसके पास कुछ पैसे होते तो वो एक दिन में फिर से उतनी ही रकम जुटा लेता, लेकिन किसी तरह उसकी बातों ने सनाया को मना लिया। ठीक है कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए एक बार ये रिस्क लेता हूँ। सनाया ने एक नई ड्रेस पहनी थी जिसमें उसका पूरा फिगर साफ दिख रहा था। सनाया ने जानबूझकर ऐसी ड्रेस पहनी थी जिससे उसका फिगर साफ दिख रहा था। उसकी पतली, खूबसूरत और लंबी टांगे साफ दिख रही थी। फिर उसने कुछ बर्तन उठाए और आहान के कमरे की तरफ चल दी। सनाया दिखाना चाहती थी कि वो आहान से इत्तेफाक से मिल रही है। उसे किसी दिखावे या किसी के पैसों से कोई मतलब नहीं था। कोई कितना कमा रहा है या नहीं, गौरी को इससे कोई मतलब नहीं था। गौरी मेरे बॉयफ्रेंड को देखकर तुझ पर गुस्सा हो गई थी, इसीलिए तूने आहान से उसे बाहर निकालने को कहा था। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। भले ही बचपन के दिनों में आहान और गौरी ज्यादा करीब नहीं थे, लेकिन आज गौरी आहान की तरफ से बात कर रही थी। वो आहान को उसकी गाड़ी या कपड़ों से नहीं आंक रही थी। इसकी वजह ये थी कि गौरी को लगता था कि बचपन के रिश्ते लोगों के पैसों से बड़े होते हैं। हालांकि बाद में पता चला कि आहान की सेकंड हैंड कार की कीमत भी करोड़ों रुपए थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक दिन आहान इतना अमीर हो जाएगा। आहान ने भी कभी दिखावा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब आहान की सच्चाई सबके सामने आ गई तो आहान गौरी को एक प्राइवेट कमरे में ले गया। दूसरी तरफ कबीर की नौकरी छूटने के पीछे एक झूठा दिखावा था। हालांकि कबीर भी कम नहीं था। उसने जानबूझकर सबके सामने आहान का मजाक उड़ाया था, लेकिन रिनी खुद को ही दोषी मान रही थी। आहान के जाने के बाद रिनी ने उसे यहाँ भी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन जब उसे लगा कि आहान उसे माफ नहीं करने वाला तो वो गौरी पर गुस्सा करने लगी। फिर उसने आहान की तरफ देखा और कहा, और आहान, अगर तुम इतने अमीर थे तो तुम्हें एक अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहिए थी। वैन चलाओगे तो वैन वाला समझ जाएगा। रिनी को ऐसे चिल्लाता देख गौरी उसे समझाने बाहर आई। गौरी को लगा कि बचपन के दोस्तों के बीच ये सब होता है, इसलिए गौरी ने धीमी आवाज में रिनी से कहा, देखो रिनी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी आहान के बारे में आज ही पता चला और कबीर के बारे में भी नहीं पता था। ऐसी बातें मत करो, वरना तुम आगे भी आहान से मिलने का मौका गवा दोगी। प्लीज अभी जाओ। अगर मौका मिला तो मैं आहान से बात करके कबीर को उसकी नौकरी वापस दिलवा दूंगी। प्लीज इतना हंगामा मत करो। ये वो आहान नहीं है जिससे हम बचपन में मिले थे। यहाँ उसके सारे स्टाफ के सामने तमाशा मत बनाओ। पर रिनी को समझ में नहीं आ रहा था। वो कमरे के बाहर खड़ी होकर हंगामा कर रही थी और गौरी की बात सुनकर भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी बीवी जैसी बातें मत करो, जाओ और अपना काम देखो। मैं आहान को बता दूंगी कि मुझे क्या कहना है। अगर वो इतना अमीर होता तो एक अच्छी कार लाता। वो हमें लेने के लिए एक वैन लाया था, इसीलिए बात यहाँ तक पहुँची। इस पर उसने कबीर को नौकरी से निकाल दिया। गौरी ने रिनी की तरफ देखते हुए पूछा, अच्छी कार से तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर रिनी ने जवाब दिया जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज। ये सुनकर गौरी ने अपना सिर पीट लिया। रिनी,
इन 3 नामों के अलावा क्या तुम कोई चौथा नाम जानते हो? अहान की वैन लेक्सिस की है। इसके टॉप मॉडल की कीमत 3 करोड़ है। उसने आज ही 7 लोगों को ले जाने के लिए ये वैन खरीदी थी। इस सेकंड हैंड वैन की कीमत भी 1 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन प्लीज ये बातें अभी खत्म करो और आज जाकर खाना खाओ। तुम अहान से बाद में भी बात कर सकती हो, वो तुम्हारे घर के पास ही रहता है और अब दिवाली की 5 दिन की छुट्टी है, फिर कभी बात करेंगे। गौरी ने कहा कि अभी डिनर कर लेते हैं और अगर कबीर बाद में अहान से मिलकर माफी मांग ले तो मामला सुलझ सकता है। अगर कबीर को उसकी पुरानी नौकरी न भी मिले तो भी अहान उसे एक मौका दे सकता था, पर रानी को गौरी की बात समझ नहीं आई। उसने गुस्से में कमरे के बाहर रखा फूलदान उठाया और बोली, अरे मैंने तो 3 करोड़ की वैन बहुत देखी है। ये कहकर उसने फूलदान होटल के कमरे के नीचे फुटपाथ पर खड़ी वैन पर फेंक दिया। अगले ही पल वैन की छत पर गहरा गड्ढा बन गया। ये क्या कर दिया? पागल हो गई हो क्या? कौन ऐसा करता है? गौरी रिनी की ये हरकत देखकर हैरान रह गई। होटल स्टाफ इतनी देर से रिनी को अहान की क्लासमेट समझकर बर्दाश्त कर रहा था। अगर उन्हें भनक लग जाती तो सबको उठाकर बाहर फेंक देते, पर अहान ने कहा था कि ये सब मेरे क्लासमेट हैं, इनका अच्छे से ख्याल रखना, इसलिए उन्होंने रिनी को यहाँ आने दिया। गौरी शायद दोनों के बीच सुलह करा सकती थी और अगर अहान से ठीक से बात की गई होती तो कबीर को उसकी नौकरी वापस मिल सकती थी। लेकिन रिनी ने सब बिगाड़ दिया था। रिनी के इस तरह पत्थर फेंकने पर सब उसे रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़े। अगर अहान होता या कोई और होता या वो होटल की बिल्डिंग से पत्थर फेंकता तो होटल स्टाफ उसे रोकने जरूर आता। आखिर में अहान को भी बाहर आना पड़ा। अहान गौरी को होटल की छत पर बने एक खास कमरे में ले गया था। ये कमरा भी उसे होटल ने ही सुझाया था। यही डिनर करने के बाद वो वापस जाने वाले थे, लेकिन जब रिनी की वजह से यहाँ शोर हुआ तो छत वाला कमरे से बाहर आ गया। वो नहीं चाहता था कि लोग रिनी को छुए या किसी और तरह से उसका अपमान करें। अहान के बाहर आते ही उसने पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है? होटल स्टाफ जानता था कि रिनी और अहान साथ आए हैं, इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी से कहा, माफ करना सर, मैडम से शायद गलती से कुछ गिर गया होगा। हो सकता है आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ हो। मैंने कुछ लोगों को भेजा है। फ्लो मैनेजर अपने सुपर बॉस से बात करना अच्छे से जानता था। फ्लो मैनेजर की बात सुनकर अहान ने उसे जाने का इशारा किया। वो सिर झुकाकर चला गया। अहान, गौरी और रिनी छत पर खड़े थे। अहान कुछ कह पाता इससे पहले ही एक लड़की नशे में झूमती हुई आई। लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो बहुत ग्लैमरस लग रही है। उसकी लंबी और खूबसूरत टांगे ऊपर तक खुली हुई थी, उसके बाल खुले थे और उसने हाथ में एक ट्रे पकड़ी हुई थी। उसे देखकर अहान हैरानी से उसे देख रहा था। इधर गौरी और रिनी अहान को देखकर हैरान थी। ये अहान उस लड़की को वासना भरी निगाहों से देख रहा था। उसे देखते ही अहान बोल पड़ा, सनाया। सनाया का क्या प्लान था? हालात क्या मोड़ लेने वाले थे? क्या अहान भी इन सब के लिए तैयार था? सनाया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सनाया को देखकर अहान ने हैरानी से पूछा, पर ऐसा लग रहा था जैसे सनाया ने अहान की आवाज सुनी ही नहीं। सनाया चुपचाप बर्तन उठाकर चली गई। अहान उसे देखता रहा। अहान को इस तरह सनाया को घूरता देख गौरी बहुत हैरान हुई। गौरी चुपचाप अहान को देखती रही, पर उसने अहान को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अहान उसे तब तक देखता रहा जब तक सनाया वहाँ से नहीं चली गई, पर सनाया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अहान समझ नहीं पा रहा था कि सनाया वेट्रेस का काम क्यों कर रही है। सनाया यहाँ काम क्यों कर रही है, जबकि वो वैसे भी बहुत पैसे कमा सकती है। वैसे भी आज तक वो एक ऑनलाइन शिपर थी, एक शो से ही अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। उसे वेट्रेस क्यों बनना पड़ा? अहान अभी अपने ख्यालों में ही था कि रेनी फिर से चिल्लाने लगी, अगर इतने अमीर थे तो हमारे साथ क्यों आए? अगर मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो हमसे दूर ही रहना चाहिए था। अहान बहुत देर से रिनी की बकवास सुनकर थक गया था। रिनी की बकवास के जवाब में अहान बोला, बस हो गया रिनी, मुझे जो कुछ भी कहना था कह दिया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ये कहकर अहान ने गौरी को इशारा किया और दोनों रिनी को उसके हाल पर छोड़कर चले गए। अहान और गौरी दोनों ने अभी तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए दोनों अपने प्राइवेट रूम में लौट आए। रिनी अकेली खड़ी गुस्से में बड़बड़ाती रही। थोड़ी देर बाद होटल स्टाफ ने उसे शांत किया और अपने साथ ले गया। अहान के इशारे पर फ्लो मैनेजर ने अहान का ऑर्डर सर्व करना शुरू कर दिया। सनाया भी उन वेटरों में से एक थी जो अहान को सर्व करने आई थी। अहान को सर्व करते हुए सनाया ने एक बार भी अहान की तरफ नहीं देखा। सनाया ने चुपचाप अहान की प्लेट परोसी और रेड वाइन की बोतल खोलकर दोनों को सर्व करना शुरू कर दिया। अचानक सनाया का संतुलन बिगड़ गया और सनाया के हाथ से रेड वाइन छलककर अहान के कपड़ों पर गिर गई। उसे बचाने की कोशिश में सनाया पीछे हटी, जिससे उसका पैर मुड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। उसका पर्स एक तरफ पड़ा था। अहान को याद आया कि शुरुआती दिनों में जब सनाया
और आहान एक दूसरे से मिले थे, तब सनाया ने आहान से पर्स मांगा था। आहान ने गैलेक्सी बार से 2 महीने का एडवांस लेकर सनाया के लिए एक बैग खरीदा था, लेकिन सनाया ने उस बैग को आहान के सामने कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा कि वो सस्ती है। आज वही सनाया आहान को शराब परोस रही थी। सनाया जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आहान ने देखा कि सनाया हकला रही थी और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। आहान कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो कुछ कह पाता। तब तक सनाया के गिरने की आवाज सुनकर फ्लो मैनेजर आ गया। वहाँ का माजरा समझते हुए उसने तुरंत आहान से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करना सर, कुछ कुख्यात ग्राहकों ने हमारे वेट्रेस को एक प्राइवेट रूम में परेशान किया और उसे पूरी बोतल शराब पीने पर मजबूर किया, लेकिन वो फिर भी अपना काम करने पर अड़ी रही। खैर, हम तुरंत एक और बोतल भेज देंगे। अपनी बात खत्म करने के बाद फ्लो मैनेजर ने सनाया की तरफ देखा और कहा, सनाया, तुम क्या साबित करना चाहती हो? आगे से इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा स्वास्थ्य काम से पहले आता है। चलो तुम पहले थोड़ा आराम कर लो। फ्लो मैनेजर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सनाया ने सुबकना शुरू कर दिया। उसने आहान के दोनों पैर पकड़ लिए। वो ये दिखाना चाहती थी कि वह वापस नहीं जाना चाहती। फ्लो मैनेजर ने सनाया को पकड़ा और थोड़ा घसीटते हुए कहा, चलो सनाया, हमारे मेहमानों को परेशान मत करो। ये कहकर फ्लो मैनेजर सनाया को बाहर घसीटने लगा, लेकिन सनाया ने आहान के पैर कसकर पकड़ लिए और जोर जोर से विनती करने लगी। सनाया ने ऊपर देखा, तभी सनाया को एहसास हुआ कि उसने आहान के पैर पकड़े हुए हैं। सनाया पूरी तरह से नशे में थी और रो रही थी। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे यही रहने दो, प्लीज। आहान ने जब सनाया को विनती करते देखा तो उसने फ्लोर मैनेजर से कहा, तुम जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो आहान की बात सुनकर उसने कहा, सर, फ्लोर मैनेजर को पता था कि उसका दूसरा ग्राहक इस समय नशे में है। अगर उसे सनाया नहीं मिलती तो उसके लिए कस्टमर को संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए फ्लोर मैनेजर सनाया को अपने साथ ले जाना चाहता था और आहान के हाथों से सनाया को छुड़ाना चाहता था। फ्लोर मैनेजर की इस हरकत पर आहान को बहुत गुस्सा आया। क्या तुम मुझसे बहस करना चाहते हो? सामने बैठी गौरी समझ नहीं पा रही थी कि आहान सच में इतना गुस्से में है। क्या उसने फ्लोर मैनेजर को डराने के लिए ऐसा चेहरा बनाया है? फ्लोर मैनेजर ने जब आहान की आंखों में देखा तो वो डर गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आहान की आंखों में देखे। इस होटल में हमेशा बहुत महत्वपूर्ण लोग आते हैं, लेकिन मैंने पहले कभी किसी की आंखों में इतना गुस्सा, इतना दबाव नहीं देखा था। फ्लोर मैनेजर के पास कोई चारा नहीं था और वो चुपचाप चला गया। उसके जाते ही सनाया रोने और चीखने लगी और अब उसकी चीखें और रोना बहुत बुरा था। आहान बड़ी मुश्किल से उसे चुप करा पाया। आहान पूरी ईमानदारी से सनाया को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने बैठी गौरी को लग रहा था कि सनाया की हरकतें एक साजिश है। ये कैसी साजिश थी? आहान इस साजिश से खुद को बचा पाएगा? क्या गौरी आहान को बचा पाएगी? सनाया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किस बात का डर है? मैं वापस नहीं जाना चाहती। वो लोग, मुझे तुम्हारे वापस जाने की जरूरत नहीं है सनाया। बताओ तुम किसकी बात कर रही हो? सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी कांप रही थी। शशीन की प्रतिक्रिया देखकर आहान ने मेज पर रखा बटन दबा दिया। फ्लोर मैनेजर दौड़ता हुआ आहान के पास आया। जिस भी मेहमान ने इस लड़की को परेशान किया है उसे अभी यहाँ से हटा दो, हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो और उस पर पेनल्टी भी लगा दो। सनाया ये देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि आहान अब भी उसकी बात सुनता है और इसीलिए उसने इतने ताकतवर मेहमान को होटल से बाहर निकलवा दिया। सनाया की हालत देखकर आहान थोड़ा परेशान हुआ। उसने गौरी को समझाने की कोशिश की और कहा, गौरी, क्यों न हम किसी और दिन डिनर प्लान करें? लेकिन गौरी को लगा जैसे आहान को किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इसलिए उसने आहान को समझाया, आहान, कोशिश करो, समझो, होटल मालिकों की ये पुरानी चाल है। पहले तो वे अपनी खूबसूरत वेट्रेस को खूब शराब पिलाते हैं और फिर जानबूझकर उसे अपने अमीर ग्राहकों के सामने भेज देते हैं ताकि ग्राहक उनके यहाँ एक रात रुकने के लिए राजी हो जाए। आपको तो पता ही है कि इन होटलों में एक रात रुकने का कितना खर्चा होता है और इस तरह एक साधारण डिनर के लिए आया ग्राहक भी होटल को ढेर सारे पैसे दे देता है। गौरी शायद भूल गई थी कि ये होटल आहान का है और आहान को गौरी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर कहा, गौरी, अब रात हो गई है, अगर तुम रुकना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और कमरा इंतजाम कर देता हूँ और अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं किसी से कह दूंगा कि तुम्हें घर छोड़ दे। गौरी को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि आहान उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था, इसलिए उसने वापस जाना ही बेहतर समझा और उठकर चली गई। आहान ने फोन पर होटल स्टाफ को गौरी को छोड़ने के लिए कहा। जब शासन ने देखा कि आहान भी
अपने साथ आई गौरी को उसके लिए छोड़ आया है। जब उसने उसे वापस भेजा, उसने खुश होकर खुद से कहा, कैसा आश्चर्य, ये अहान अब भी मुझसे प्यार करता है। जब सनाया को यकीन हो गया कि अहान अब भी उससे प्यार करता है तो उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। सनाया अभी भी जमीन पर बैठी थी। अहान उसे उठाने के लिए नीचे झुकने ही वाला था कि सनाया थोड़ा पीछे हट गई। अहान, मुझे तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। तुम कहते थे कि मैं एक नंबर का स्वार्थी इंसान हूँ। मुझे अपने फायदे के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि मैंने ये सब तुम्हें दिखाने के लिए किया था। लेकिन अहान, अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं कड़ी मेहनत करूंगी और अपने लिए पैसे कमाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे गलत समझो। शशिन नशे में थी और बेकाबू होकर रो रही थी। फिर उसने एक लंबी हिचकी ली और कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ थे, तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे। तुम्हारी वजह से मैं जो चाहती थी वो करती थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। शशिन की बातें सुनकर अहान बोला, ऐसी बातें खुद से मत करो। ऐसा नहीं है कि तुमने आज तक जो भी किया वो गलत है। शश्मीन ने अहान की आंखों में देखा। वो समझ गई कि अगर वो थोड़ी देर और अहान से ऐसे ही बात करती रही तो अहान उसके साथ एक रात बिताने को तैयार हो जाएगा। ये सोचकर शस्मिन ने उलझन भरा चेहरा बनाते हुए अहान से पूछा, तुम मुझे अपने से दूर रखना चाहते हो अहान? अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अहान ने आज तक सनाया के चेहरे पर ऐसी भुलक कड़पन और मासूमियत नहीं देखी थी। अहान एक पल के लिए सनाया को देखता रहा। उसने सनाया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सनाया काफी नशे में थी, लेकिन वो अच्छी तरह समझ रही थी कि अहान की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। वो अहान की तरफ बढ़ी। इसी बीच उसका पैर फर्श पर गिरी शराब पर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गिरते समय उसका हाथ मेज पर रखे पेट से टकराया और पानी का जग सनाया के शरीर पर गिर गया। जग सनाया के पैर में लगा और सारा पानी उसकी ड्रेस पर गिर गया। पहले तो सनाया को बहुत गुस्सा आया, फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। उसने मौके का फायदा उठाया और मासूम सा चेहरा बनाया। अहान, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज मेरी मदद करो। मैं आराम करना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगी। प्लीज मुझे एक कमरा दे दो, मेरे लिए ले लो, मैं थोड़ा आराम करने के बाद चला जाऊंगा। शासन जानता था कि अहान को उसकी ज्यादा पीने की आदत पसंद नहीं है, इसीलिए उसने उससे वादा किया था कि वो फिर कभी नहीं पिएगी। अहान ने देखा कि उसके कपड़े गीले थे और ऊपर से वो काफी नशे में थी। जिस कमरे में अहान और सनाया ठहरे थे उसके फर्श पर पानी और वाइन बिखरी हुई थी। अहान ने सनाया के लिए एक और कमरा बुक किया। अहान ने जो कमरा बुक किया था वो गोल्डन ओवर्स के सामने वाली बिल्डिंग में था। सनाया अभी अभी गिर गई थी और उसका पैर सुन्न हो गया था, जिसके कारण सनाया ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसलिए अहान सनाया को उसके कमरे तक छोड़ने गया। गोल्डन ओएसिस के डाइनिंग एरिया और मुख्य होटल के बीच थोड़ी दूरी थी और पार्क तक पैदल जाया जा सकता था। अहान सनाया को साथ ले जा रहा था। सनाया ने बहुत ही मॉडर्न फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी और वो अहान के कंधों का सहारा लेकर चल रही थी। शशान ने गहरी सांस ली और कहा, अहान, तुम बहुत अच्छे हो, हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। मैं बहुत गलत था। जवाब में अहान ने बाहर से कहा, तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने मन ही मन कहा सनाया, मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी झूठी हो। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो तुम ये सब नहीं कहती, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है। ध्रुव होटल से बाहर सड़क पर आ गया था। तभी बगल से एक कार आई जिसे तृप्ति की दोस्त आभा चला रही थी। आभा ने जब अहान की बाहों में सनाया को देखा तो तुरंत अपनी कार रोकी और अपना फोन निकालकर फोटो खींचने लगी। उस फोटो में सनाया ने अपना सिर अहान के कंधे पर रखा हुआ था और अहान की एक बाहें सनाया के कंधे पर। उसने सनाया और अहान की कुछ अच्छी तस्वीरें ली। इसके बाद अहान सनाया को सड़क पार कराकर होटल चला गया। फिर आभा ने इसका भी वीडियो बना लिया। आभा अहान से नफरत करती थी। जैसे ही अहान और सनाया होटल के अंदर गए, आभा ने सीधा वीडियो शुरू कर दिया। उसने इसे तृप्ति को भेज दिया। इसके साथ उसने एक नोट भी लिखा, तृप्ति, ये देखो, जब मैंने इसे देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कितना नीच इंसान है वो कि अब फिर से सनाया के साथ रात बिता रहा है। वो तुम्हारे पीछे पड़ा है और उसने उस बेवकूफ मालिनी को भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कहती थी उस पर भरोसा मत करो, पर तुमने मेरा विश्वास ही नहीं किया। वो नहीं मानी। जब अहान सनाया को उसके कमरे में छोड़कर वापस आने लगा तो सनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अहान, आज रात मेरे साथ रुको। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं अब भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, है ना? अहान चौंक गया। अब तक सनाया की हरकतें देखकर उसे पता चल गया था कि वो उसके करीब आने की कोशिश कर रही है, पर वो उसके साथ रात बिताना चाहती थी। अहान ये जानकर हैरान रह गया
कि ये वही सनाया थी जो उसे लूजर कहते नहीं थकती थी और कार्तिक के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाती थी। अहान ने सनाया का ऑफर ठुकराते हुए कहा, तुम अभी भी नशे में हो सनाया, तुम्हें सो जाना चाहिए। अहान को लगातार ऐसे अपनी तरफ देखते देख शासनी को लगा कि कार्तिक सही कह रहा है। अहान के पास खूब पैसा होने के बावजूद भी वो लूजर ही था। नहीं अहान, मुझे तुम चाहिए। शासनी को लगा कि अगर उसने थोड़ी देर ऐसे ही नाटक किया तो अहान उसके जाल में जरूर फंस जाएगा। अहान की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर सनाया को लगा जैसे वो कामयाब हो रही है, लेकिन तभी अहान बोला, सनाया तुम बहुत समझदार हो गई हो। कम से कम तुम्हें ये तो समझ आ गया कि तुम असल में किसी चीज के लायक नहीं हो, इस होटल में वेटर बनने के भी लायक नहीं। अहान की बातें सुनकर सनाया एकदम चुप हो गई। उधर तृप्ति को जब आभा का भेजा वीडियो मिला तो वो चौंक गई। दरअसल तृप्ति बहुत आशावादी थी, लेकिन अब उसका बचा हुआ आत्मविश्वास भी खत्म हो चुका था। काफी देर बाद आभा को तृप्ति का जवाब मिला, आभा मैं इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, प्लीज ऐसी निजी बातें मत भेजो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तृप्ति उस वीडियो को देखकर परेशान हो गई। प्रशांत, हेलो आभा, आप अभी कहाँ हैं? कृपया अपनी लोकेशन तुरंत भेजें। तृप्ति ने तुरंत आभा को एक वॉइस मैसेज भेजा। आभा को समझ नहीं आया कि तृप्ति को अचानक क्या हो गया। अभी 1 मिनट पहले ही उसने आभा से कहा था कि वो अहान के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, अभी तो वो लोकेशन पूछ रही थी। तृप्ति क्या करने वाली है? कुछ देर ऐसे ही बहस करने के बाद आखिरकार उसे आभा को लोकेशन देनी पड़ी। हालांकि तृप्ति ने उसे कुछ नहीं बताया। आभा से बात करने के बाद तृप्ति ने अहान को फोन किया। उसे कुछ गड़बड़ लगी और वो अहान को बताना चाहती थी। दरअसल आभा कुछ दिनों से नाराज थी। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन हम अब भी दोस्त हैं, है ना? ये कहकर सनाया दौड़कर अहान के पास आई और उसे गले लगा लिया और उसका कंधा सहलाने लगी। अहान मन ही मन सोच रहा था, इस बेवकूफ लड़की ने मुझे अभी अभी दोस्त कहा था, क्या दोस्त ऐसे ही व्यवहार करते हैं? अहान सब जानता था, पर उसे सनाया का उसके करीब आना पसंद नहीं था। वो चाहकर भी सनाया को खुद से दूर नहीं रख पा रहा था और सनाया अपने बाल झटकते हुए बोली, क्या तुम आज मेरे साथ रह सकते हो? अहान कुछ समझ पाता इससे पहले ही सनाया के मोबाइल पर एक मैसेज आया। सनाया मैसेज देखकर एक तरफ रखे सोफे पर जाकर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। रूममेट ने जब सनाया में अचानक ये व्यवहार परिवर्तन देखा तो पास जाकर पूछा। पूछने पर सनाया कुछ देर चुप रही और थोड़ी देर बाद उदास चेहरा बनाते हुए बोली कि मैनेजर ने मुझे मैसेज भेजा है कि जो रेड वाइन की बोतल मैंने तोड़ी है उसके पैसे वो मेरी सैलरी से काट लेंगे। बताओ अहान, मैं पैसे कैसे भर पाऊंगी? मेरी 3 महीने की सैलरी उस बोतल के बराबर भी नहीं है। मुझे उस बोतल के बदले 6 महीने काम करना पड़ेगा। सनाया ने रोते हुए अहान को सारी बात बताई तो अहान मुस्कुराया और बोला कि तुम्हारी मैनेजर बिल्कुल सही कह रही है, बोतल तोड़ोगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अहान सनाया की चालों को अच्छी तरह समझ गया था। सनाया होटल स्टाफ से मिलीभगत करके अहान से पैसे लेना चाहती थी, लेकिन सनाया ने बहुत अच्छा होमवर्क किया था। उसने सिर उठाकर अहान की तरफ देखा और बोली, अहान तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? एक दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी तरफ से पैसे नहीं चुका सकते? अब तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए तुम अभी पैसे चुका दो और मैं धीरे धीरे तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। शासन कमाल का नाटक कर रहा था। वो प्यार से समझा रही थी, मोल भाव कर रही थी और साथ ही रो भी रही थी। शासन को लगा कि अगर अहान के पास पैसे होंगे तो वो जरूर मान जाएगा, लेकिन अहान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने शांति से पूछा कि बोतल की कीमत कितनी है? पूरा होटल अहान का होने के बावजूद उसे शराब की बोतल का रेट नहीं पता था। खैर, गौरी ने खाना ऑर्डर कर दिया था। अहान का सवाल सुनकर सनाया को भी थोड़ा भरोसा आया। उसने थोड़ी खुशी के साथ कहा, सिर्फ लाख। सनाया ऐसे बात कर रही थी जैसे वो लाख की नहीं 300 रुपए की बात कर रही हो। अहान के लिए ये कुछ भी नहीं था, लेकिन अहान जानता था कि ये पैसे सनाया और उसके मैनेजर की जेब में ही जाने वाले थे। ये सब कार्तिक का खेल था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिस अहान के साथ वो खेल रहा था वो इस होटल का मालिक है। कार्तिक ने सनाया को समझाया था कि उसे अहान के जितना हो सके करीब आने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही उसके पिता आज जेल गए थे, लेकिन उसके कई रिश्तेदार शहर में ऊंचे पदों पर थे और उसके चाचा इस होटल के पास वाले थाने के इंचार्ज थे। अगर अहान सनाया और होटल के खेल में नहीं फंसा तो पुलिस का इस्तेमाल करके उससे और पैसे ऐंठे जा सकते थे। लेकिन अहान कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके पास सनाया और कार्तिक के लिए एक पैसा भी नहीं था। अहान मुस्कुराते हुए बोला, देखो सनाया, अगर तुमने बोतल तोड़ी है तो पैसे तो तुम्हें ही देने होंगे और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुमने जो बोतल तोड़ी है उसकी कीमत कितनी है? सनाया के बार बार पैसे मांगने पर अहान ने कुछ देर सोचा
और सनाया से पूछा। अहान के पूछने पर सनाया ने सीधा जवाब दिया 350,000। अहान ने फिर पूछा, और तुम अपनी कीमत कितनी समझते हो? सनाया को अहान का सवाल समझ नहीं आया। वो अहान को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। आखिरकार सनाया ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। अहान ने सनाया के सवाल का जवाब दिया, क्योंकि तुम रात में मेरे कमरे में रुकने और मुझसे 3 रुपए लेने के लिए तैयार हो। तुम 5 लाख मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम एक बार अस्पताल जाओ और जांच करो कि तुम्हारी कीमत 00 भी है या नहीं। ये कहकर अहान ने अपनी आवाज ऊंची की और कहा, चलो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अहान की बातें सुनकर सनाया हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका प्लान फेल हो गया। जब उसका प्लान फेल हो गया तो सनाया के होश उड़ गए और वो अहान से कहने लगी, तुम मुझे पैसे देने से कैसे मना कर सकते हो? तुम बहुत अमीर हो, मुझे सब पता चल गया है। तुम बहुत महंगी जगहों पर जाते हो। मैं ये काम तुम्हारे लिए कर रही हूँ। शासन को नहीं पता था कि वो अहान के सामने अपनी ही योजना उजागर कर रही है। सनाया पहले से ही नशे में थी और अपनी हार देखकर कुछ भी बोल रही थी। अहान बहुत अमीर था, लेकिन वो सनाया पर अपने पैसे खर्च नहीं कर सकता था। सनाया ने पिछले 3 सालों में उसका बहुत इस्तेमाल किया था। सनाया ने उसकी मेहनत की एक एक पाई छीन ली थी। आखिरकार अहान को छोड़कर उसने कार्तिक के साथ होली खेली। अहान ने सनाया की बात एक लाइन में खत्म कर दी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं अब कंगाल हो गया हूँ। अहान के ऐसा बोलने पर शासन को गुस्सा आ गया। वो पहले से ही नशे में थी और अब पैसे न मिलने पर गुस्से में नशा भी शामिल हो गया। उसने पूरे गुस्से में कहा, अहान गिल, तुम बच नहीं सकते, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मैं तुमसे पैसे छीन लूंगी, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए मजबूर करूंगी। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, लेकिन अहान पहले की तरह सामान्य था। उसने पूछा, अगर मैंने नहीं दिए तो क्या होगा? सनाया गुस्से में पागल होते हुए बोली। सनाया की बातें सुनकर अहान हैरानी से उसका चेहरा देख रहा था। सनाया बहुत खतरनाक लग रही थी। अभी कुछ देर पहले तो वो खूबसूरत और प्यारी लग रही थी और अभी उसे इस रूप में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई हो। पहली बात तो ये थी कि सनाया ने अहान को धोखा दिया था। उसके बाद वो ब्रेकअप की फीस भी मांग रही थी। अहान ने शांति से पूछा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मुझसे पैसे ऐंठने के और क्या बहाने हैं। अहान की बातें सुनकर शासन गुस्से में चिल्लाया, अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। उसे नहीं पता कि वो किसके साथ डील कर रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि पैसे देने में ही उसकी भलाई है। अब आ जाओ। जब तक सनाया की बात खत्म होती, अहान के कमरे का दरवाजा खुल गया। अहान ने देखा कि कार्तिक दरवाजे पर खड़ा है। कार्तिक ने उस दिन बाढ़ में हुई अपनी बेइज्जती के बदले खुद से वादा किया था कि वो अहान से बदला जरूर लेगा और ऐसा बदला लेगा कि कोई कभी कार्तिक से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। पिछले कई दिनों से कार्तिक अहान के बारे में जानकारी जुटा रहा था और जितना उसे पता चला, एक बात तो पक्की थी कि अहान उसकी सोच से कहीं ज्यादा अमीर था और कार्तिक इस बात से और भी हैरान था कि अहान इतने सालों से खुद को गरीब दिखाने की कोशिश कर रहा था। अहान की हालत देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इतना अमीर होगा। फिलहाल अहान को कार्तिक की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अहान पहले से ही कार्तिक की उम्मीद लगाए बैठा हो। अहान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि कार्तिक बोला, अहान, मुझे पता था कि तुम कमीने हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे। अगर ये बात यूनिवर्सिटी में पता चल गई तो बेशक तुम कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। और अपनी माँ के बारे में सोचो, जब उन्हें पता चलेगा कि उनका लाडला बेटा ऐसी घिनौनी हरकत करता है तो उन पर क्या बीतेगी। मुझे समझाओ कि तुम इस मामले को कैसे सुलझाना चाहते हो। तुमने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। क्या मैं पुलिस बुलाऊं? मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहूंगा कि इस देश का कानून तुम्हारे जैसे बलात्कारियों के लिए बहुत सख्त है और मेरे चाचा पुलिस विभाग में बहुत बड़े अधिकारी हैं। तुम अपने पैसों के बल पर मेरे और उनके रिश्ते को नहीं बदल पाओगे और वो तुम्हें ऐसी जेल में डालेंगे कि तुम फिर कभी किसी लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। कार्तिक की ये बात सुनकर अहान मुस्कुराया और बोला, कार्तिक, मैं सोच रहा था कि तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो। थोड़े से पैसों के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है। अगर तुम सनाया को उसी बॉन साइट पर नचाते जहाँ वो पहले नाचती थी तो शायद तुम्हें कुछ पैसे मिल जाते। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वहाँ क्या हुआ था, वरना तुम मुझे इस तरह धमकाते नहीं। और मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह भी दूंगा, मुझे दोबारा कानून और पुलिस की ताकत मत दिखाना। मैं पूरा पुलिस विभाग अपनी जेब में रखता हूँ। चलो निकल जाओ, निकल जाओ। अगर ये वही अहान होता तो शायद डर जाता, लेकिन अब पैसे और पावर ने अहान को निडर बना दिया था। अपनी बात खत्म करने के बाद अहान ने अपना फोन निकाला और कहा, तुम क्या बुलाओगे? मैं खुद पुलिस बुला लूंगा। इतना कहकर उसने खुद ही पुलिस बुला ली। देख रहे हो, उसे डर नहीं लग रहा है। मैंने पहले ही कहा था
कि अगर तुम्हें कोई अंजाम भुगतना पड़े तो ये समझ लेना कार्तिक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सनाया डर के मारे कार्तिक पर गुस्सा हो रही थी। जैसे ही आहान ने पुलिस बुलाई, सनाया और कार्तिक दोनों डर के मारे एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कार्तिक ने सोचा था कि वो आहान को ब्लैकमेल करता रहेगा और उसे डरा धमका कर हमेशा उससे पैसे ऐंठता रहेगा, लेकिन सारा मामला तब बदल गया जब आहान ने पुलिस बुला ली। लेकिन कार्तिक अभी भी थोड़ा बेफिक्र था। उसने समझाया, चिंता मत करो मेरे प्यारे, भले ही मेरे पिताजी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन मेरे चाचा अभी भी पुलिस में एक वरिष्ठ पद पर हैं। इस बेवकूफ को लगता है कि अगर वो पुलिस स्टेशन चला गया तो बच जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद ये हमें दोगुने पैसे देकर चला जाएगा। तुम बस खुद पर काबू रखो। कार्तिक की बातें सुनकर सनाया हंसने लगी। उसे लगा जैसे दोनों के बुरे दिन अब खत्म होने वाले हैं और सनाया ने बड़ी सहजता से कहा, कार्तिक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। सनाया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि पुलिस भी आ गई। थोड़ी पूछताछ के बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। कार्तिक को पहले से ही कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिससे आहान समझ गया कि कार्तिक ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है। थाने में कार्तिक ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो अपने ही घर आया हो। जैसे ही सभी थाने में दाखिल हुए, एक अधेड़ उम्र का पुलिस अधिकारी उसके सामने प्रकट हुआ। उसे देखते ही कार्तिक ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते अंकल। कार्तिक के चाचा का चेहरा देखकर आहान को लगा कि इस बार वो फंस गया। कार्तिक झूठ नहीं बोल रहा था। उसके असली चाचा वास्तव में पुलिस में अधिकारी थे। अरे कार्तिक, यहाँ क्या हुआ? क्या बात है? कुछ दिन पहले कार्तिक के परिवार में कुछ बड़ा मुद्दा सामने आया था, जिसके कारण कार्तिक के पिता को जेल जाना पड़ा था। कार्तिक के चाचा ने अपने भाई को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। हालांकि उनका अपराध इतना गंभीर नहीं था, लेकिन अपने पैसे, पद और सभी संबंधों का उपयोग करने के बाद भी वो अपने भाई को मुक्त नहीं कर सके। इसलिए वो समझ गए कि कार्तिक के पिता ने एक बहुत बड़े व्यक्ति का शोषण किया है। अब चूंकि कार्तिक के पिता जेल में थे, इसलिए उनके चाचा कार्तिक की देखभाल कर रहे थे और कार्तिक उनकी जिम्मेदारी थी। जब कार्तिक के चाचा को पता चला कि आहान कार्तिक की प्रेमिका को बहुत शराब पिलाने के बाद होटल में उसका बलात्कार करना चाहता था, तो बहुत गुस्से में उन्होंने एक छड़ी निकाली और आहान से कहा, अरे लड़के, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ये मामला मेरे पास आया है, मैं इससे बहुत गंभीरता से निपटूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम पढ़ाई करने की उम्र में ऐसी हरकतें करते हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पुलिस वाले ने आहान को डराने के लिए अपने याद किए हुए संवाद बोले, लेकिन आहान बहुत शांत था। उसने शांति से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। कार्तिक मुझे इन बेकार के मामलों में फंसाना चाहता है। आहान कुछ कह पाता उससे पहले ही सनाया रोते हुए बोली, सर आपको नहीं पता, अगर कार्तिक नहीं आता तो मैं कहीं की नहीं होती। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर सनाया ने आहान की तरफ देखा। वो दिखाना चाहती थी कि आहान, तुम यहाँ अपना रास्ता नहीं बना पाओगे। सनाया की बातें सुनकर कार्तिक के चाचा ने आहान को घूर कर देखा। बेटा, अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम ये बकवास कब तक कर सकते हो। अगर तुम अभी अंदर गए तो जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे। इसके बाद वो अपने जूनियर्स पर गरजे, इसे इसी लॉकअप में डाल दो, पहले इसकी चर्बी कम हो जाए, फिर एक हफ्ते बाद बात करेंगे। आहान को तुरंत जेल में डाल दिया गया। इसी बीच कार्तिक ने अपने चाचा को भड़काने की कोशिश की। चाचा, आप उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। आपको इसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि ये याद रहे। कार्तिक जानबूझकर रूफ को डराने के लिए नाटक कर रहा था, लेकिन कार्तिक की बात सुनकर उसके चाचा हंस पड़े और कार्तिक से बोले, बेटा तुम मेरा काम मुझ पर छोड़ दो, मेरा सजा देने का तरीका थोड़ा अलग है। उधर आहान अंदर बंद था। उसका सारा सामान, उसका बटुआ और फोन छीनकर जमा कर दिया गया था। इस बार आहान सचमुच डर गया था। वो समझ गया था कि कार्तिक यूं ही खोखली धमकियां नहीं दे रहा था। उसे किसी भी मामले में लंबे समय तक फंसाया जा सकता था और इस समय रूफ का निहाल से बात करना बहुत जरूरी था। सब जा चुके थे और थाने में 1-2 क्लर्क ग्रेड वालों के अलावा और कोई नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद वही पुलिस वाला फिर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर आहान डर गया। आहान मन ही मन सोच रहा था कि इससे कैसे निपटा जाए। उसे पैसों का लालच दिया जाए, उसे डराया धमकाया जाए। वो अधिकारी थाने के अंदर आया और अचानक किसी से फोन पर बात करने लगा। आहान उस बकरे की तरह था जिसकी बलि दी जानी थी। ये वो समय होता है जब आपका पैसा आपके किसी काम का नहीं होता। ऐसे में आपको अपने विवेक का सहारा लेना पड़ता है। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बेटे हो सकते हैं, लेकिन इस समय वो पुलिस वाला आपका पिता है। फोन पर बात करने के बाद
पुलिस अधिकारी आहान की तरफ आया। जाओ लड़के, तुम्हें जमानत मिल गई है। ये कहकर अधिकारी ने इशारा किया और जूनियर ने आकर गेट खोला। आहान शुक्रिया कहता हुआ बाहर आया। आहान मन ही मन निहाल की तारीफ कर रहा था। निहाल भी कमाल का इंसान है। मेरे बिना बताए ही उसे पता चल गया कि मैं मुसीबत में हूँ और मुझे इतनी जल्दी जमानत भी दे दी। खुद से बातें करता हुआ आहान पुलिस स्टेशन से बाहर आया। आते ही वो बिना देखे निहाल की तारीफ में खुशी से कुछ कहने वाला था, लेकिन उसने देखा कि निहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तृप्ति वही खड़ी थी। तृप्ति को देखकर आहान ने हैरानी से पूछा, तृप्ति तुम यहाँ? मेरा मतलब तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहान ने देखा कि तृप्ति अकेली आई थी। सनाया, कार्तिक और उसकी गैंग के बाकी लोग जा चुके थे, लेकिन तृप्ति ने आहान को कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना पर्स उठाया और वापस अपनी कार में बैठकर जाने लगी। तृप्ति, क्या तुमने मेरी जमानत करवा दी है? तृप्ति ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आहान के बार बार पूछने पर आखिरकार तृप्ति को बोलना ही पड़ा। आहान, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तृप्ति की बातें सुनकर आहान ने पूछा, तृप्ति क्या बात है? बताओ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? लेकिन तृप्ति इस बात से बहुत नाराज हुई। आहान, मुझे पता है कि तुम सनाया को लेकर बहुत गंभीर थे और उसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और उसके बाद इतनी बेशर्मी से पूछ रहे हो कि क्या मुझसे कोई गलती हुई? तृप्ति ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में आहान के लिए नफरत थी। आहान समझ गया कि मामला क्या है। उसने फिर पूछा, उस चुड़ैल ने तुमसे क्या कहा? आहान की बातें सुनकर तृप्ति को और भी गुस्सा आया। वो आहान की बेशर्मी देखकर हैरान थी। कोई ऐसा कैसे कह सकता है? आहान को घूरते हुए तृप्ति बोली, आहान, तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब तक पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल चुका है कि सनाया ने तुम्हें धोखा दिया था और बदला लेने के लिए तुमने एक होटल में कमरा बुक किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर आहान हैरान रह गया। सच तो ये था कि सनाया आहान को बहकाने की कोशिश कर रही थी और पैसे ऐंठने की भी कोशिश कर रहा था। आहान सोच रहा था और तृप्ति बोलती जा रही थी। पूरी यूनिवर्सिटी में इस बारे में चर्चा हो रही है और जल्द ही मीडिया वाले भी कॉलेज में आकर इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों तक यूनिवर्सिटी के आसपास न दिखाई दो। इतना कहकर तृप्ति ने अपना कार्ड निकाला और आहान को देते हुए कहा, पिछली बार बात अधूरी रह गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें पैसे देने का वादा किया था, इसलिए ये कार्ड रख लो। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी बहन से यूनिवर्सिटी बदलने में तुम्हारी मदद करने के लिए कहूंगी। तुम्हारे ग्रेड अच्छे हैं, शायद तुम्हें एडमिशन मिल जाए। आहान तृप्ति से पैसे नहीं लेना चाहता था, लेकिन तृप्ति ने जबरदस्ती अपना बैंक कार्ड आहान के हाथ में थमा दिया। आहान कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि कार्तिक तो कभी बदलने वाला नहीं था। उसने तृप्ति से पूछा, मेरी जमानत करवाने के बदले तुमने कार्तिक को पैसे दिए होंगे, सही कहा ना? आहान जानना चाहता था कि कार्तिक ने आहान को बाहर निकलवाने के लिए तृप्ति से कितने पैसे लिए थे, लेकिन तृप्ति इन बातों को महत्व नहीं देना चाहती थी। उसने आहान की बातों को टालते हुए कहा, नहीं, मैंने दोस्ती की खातिर कार्तिक को तुम्हें माफ करने के लिए मना लिया। तृप्ति की बातें सुनकर आहान हंस पड़ा। दोस्ती की खातिर? इतना कहते ही आहान के चेहरे के सारे भाव बदल गए और गुस्से में बदल गए। तृप्ति, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी जिंदगी में पैसों से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे बाहर निकलवाने के बदले तुमने उसे बहुत सारे पैसे दिए होंगे और यही उन दोनों की योजना थी। इसके बाद गुस्से में उसने अपना फोन निकाला और कहा, 1 मिनट रुको। आहान कार्तिक को अच्छी तरह जानता था। उसने कार्तिक के परिवार को बर्बाद कर दिया था, लेकिन उसने कार्तिक को कम आका था। उसने सोचा भी नहीं था कि कार्तिक क्या करेगा। निहाल ने उसे आगाह कर दिया था। निहाल ने आहान से कहा था कि दुश्मन और बीमारी को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, पर आहान ने तब उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कार्तिक ने भी अच्छी चाल चली। उसने आहान के बदले तृप्ति से पैसे भी लिए और पूरी यूनिवर्सिटी में आहान की बदनामी भी कर दी। आहान के चेहरे पर गुस्सा देखकर तृप्ति डर गई। आहान किसी को फोन करने ही वाला था कि तृप्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या करोगे? पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आहान ने फोन कार्तिक को ट्रांसफर कर दिया था। ये देखकर तृप्ति और भी निराश हो गई और चिल्लाने लगी, आहान, तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। क्या तुम बिना किसी झगड़े के चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते? तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज किसी से क्यों लड़ते हो? कितना मुश्किल है शराफत से जीना। तृप्ति सही कह रही थी। आहान की जिंदगी में हर दिन एक नई मुसीबत शुरू हो जाती। सच में अब उसके लिए शराफत से जीना बहुत मुश्किल हो गया था। अगर कोई आहान को छेड़ता भी तो आहान हिसाब बराबर किए बिना चैन से नहीं बैठ पाता था। पहले की बात अलग थी, तब आहान चुपचाप बैठ जाता, पर अब आहान समझ गया था कि शराफत दिमाग की धांधली है। अब अगर वो चुपचाप बैठा रहा तो कल गिल परिवार का धंधा कैसे चला पाएगा? बड़ा आदमी बनना है तो दोस्ती और दुश्मनी भी ढंग से निभानी आनी चाहिए। अगर कार्तिक जैसे चालाक इंसान से उसकी पिटाई हो गई तो कल गिल परिवार वाले उसके बारे में क्या कहेंगे? वो चाहता तो कार्तिक को 1 मिनट में निपटा सकता था, पर खेल का मजा यही है कि सामने वाले को बराबर का मौका मिलता है।
अहान, तू तो आउट हो गया। अच्छा हुआ तू आउट हो गया। मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों पर निर्भर देखा है, पर तू तो कमाल का है। तूने तृप्ति जैसी खूबसूरत लड़की को फंसाया और अब उसके पैसों से ऐश कर रहा है। कार्तिक ने अभी अभी अहान को छुड़वाने के बदले तृप्ति से 8 लाख रुपए लिए थे और इस समय वो बहुत अच्छे मूड में था। अहान का फोन आते देख वो बिना सोचे समझे बोलने लगा, पर अहान को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसने जवाब में कार्तिक से पूछा, कार्तिक, तुम बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हो, है ना? कार्तिक को अहान की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या? अहान ने आगे कहा, अगर बहुत आर्थिक समस्याएं हैं तो कार्तिक, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार का सारा खर्च उठाऊंगा। ये कहकर अहान ने फोन काट दिया। ये देखकर तृप्ति परेशान हो गई। वो गुस्से में जोर जोर से सांस ले रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया हो। उसने गुस्से में अहान से पूछा, तुम क्या करोगे? तुम क्या करने वाले हो? तुम ये सब कैसे सुलझाओगे? सोचो, अगर मैं आज नहीं आती तो आज जेल में तुम्हारा क्या होता? तृप्ति को लगा कि आभा सही कह रही है। अहान को किसी बात की परवाह नहीं थी। अहान जानता था कि तृप्ति किस दौर से गुजर रही है और वो इस समय क्या सोच रही होगी, लेकिन वो कार्तिक को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर कार्तिक को पता चल गया कि तृप्ति अहान के लिए पैसे ऐंठ सकती है तो वो हमेशा तृप्ति को ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करेगा। लेकिन ये सोचकर अहान ने तृप्ति से पूछा, पर ये बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जेल में हूँ? क्या कार्तिक ने तुम्हें फोन किया था? अहान के पूछने पर तृप्ति ने सब कुछ बता दिया। इसके बाद उसने अहान से कहा, पर मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि मुझे प्यार होने वाला है। मुझे प्यार होने वाला है? अहान को समझ नहीं आया कि ये कैसी बात है। हालांकि उसने दिखाने की कोशिश की कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उसे पूछना पड़ा। पर किससे? अहान के पूछने पर तृप्ति ने मासूमियत से कहा, मुझे खुद अभी तक खुद नहीं पता। अहान जानता था कि बहुत से लोग तृप्ति के पीछे पड़े हैं, पर तृप्ति इन सब से कोसों दूर थी। प्यार की तो बात ही छोड़ो, उसे तो कभी इसकी चिंता भी नहीं थी, पर आज अचानक उसे प्यार होने वाला था और वो ये बताने आधी रात को यहाँ आ गई। अहान को लगा कि शायद तृप्ति उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ये सोचकर अहान को लगा कि वो और तृप्ति एक दूसरे को बस कुछ ही दिनों से जानते हैं। फिर अहान ने तृप्ति को जो कैलिफोर्नियम गिफ्ट किया था वो भी उसके घर वालों को समझ नहीं आया। इस वजह से पूरे जिंदल परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तृप्ति की नजरों में अहान एक हारा हुआ इंसान था और आज अहान पर रेटिंग्स देने की कोशिश का इल्जाम लगा। उसकी सारी गलतियां देखकर लग ही नहीं रहा था कि तृप्ति उससे प्यार करेगी। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि तृप्ति को क्या जवाब दे। फिर भी उसने समझदारी का नाटक करते हुए कहा, कम से कम ये तो अच्छा है कि तुम्हें प्यार होने वाला है। याद है हमारे लेक्चरर ने कहा था कि पढ़ाई और प्यार ही दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने के बाद जिंदगी में पछतावा नहीं होगा। पता नहीं अहान की बात सुनकर तृप्ति को क्या हुआ। उसने अहान को गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे चुपचाप चली गई। उधर तृप्ति से पैसे वसूल कर कार्तिक बहुत खुश था। उसने सनाया के साथ एक होटल में कमरा बुक कर लिया था। अपने पैसे देखकर कार्तिक खुश होकर बोला, मैंने सोचा नहीं था कि तृप्ति इतनी अमीर होगी। उसने एक ही बार में अहान के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। क्या तुम्हें लगता है तृप्ति अहान से प्यार करती है? कार्तिक ने सनाया की तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन सनाया एक लड़की थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी ऐसी लड़की से प्यार करे जो सनाया से ज्यादा खूबसूरत हो। बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं थी। तृप्ति का परिवार बहुत इज्जतदार था और शहर के सबसे अमीर परिवारों में उनका नाम था। सनाया भले ही अहान को पसंद न करे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेगी कि तृप्ति अहान से प्यार करे। उसने गुस्से से कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है तृप्ति अंधी है? कार्तिक सनाया के दिल में चल रही बात को जिस तरह से बयां कर रहा था उससे हैरान था। उसने समझदारी से स्थिति को संभाला और कहा, तुम सही कह रही हो। बहुत दिनों बाद कार्तिक के पास पैसे थे और उसे सनाया से अकेले में मिलने का मौका मिला था। वो सनाया का मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने सनाया की बात मान ली और चुप रहा। उधर तृप्ति के जाने के बाद अहान सीधा मालिनी से मिलने यूनिवर्सिटी के पास वाले मार्केट में चला गया। मालिनी कभी शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करती थी, लेकिन बहुत देर तक देखने के बाद भी जब उसे मालिनी नहीं दिखी तो अहान ने रेस्टोरेंट मालिक से पूछा। उस दिन जब मालिनी मुसीबत में थी, अहान उसे बचाने आया था। तभी रेस्टोरेंट मालिक ने अहान को तुरंत पहचान लिया। उसने आदर पूर्वक कहा, मालिनी अब यहाँ काम नहीं करती। उसने कहा कि वो हमें और तकलीफ नहीं देना चाहती और नौकरी छोड़कर चली गई। रेस्टोरेंट मालिक की बात सुनकर अहान ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गई होगी? अहान के पूछने पर रेस्टोरेंट मालिक की पत्नी आ गई। उसने अहान से कहा कि कुछ मत बोलो, वो बोल नहीं सकती
और उसे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, है ना? क्या तुम मालिनी को ये 15,000 रुपए दे सकते हो? क्या तुम मुझे दे दोगे? ये उसके पैसे हैं। जब वो काम छोड़कर गई थी तो अपने पैसे लेने भी नहीं आई। हमने उसे देने की कोशिश की लेकिन उसने नहीं लिए। प्लीज उसे दे दो। अहान ने रेस्टोरेंट के दोनों मालिकों की तरफ देखा। दोनों ही मालिनी की परवाह करते थे और मालिनी के पैसे उसे देना चाहते थे, इसीलिए अहान ने मोह रखा। अहान मालिनी को छोड़कर सीधा नाइट मार्केट चला गया। स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। लोग दूर दूर से नाइट मार्केट में आए थे। देर रात अच्छे खाने की तलाश में मैं विश्वविद्यालय के पास गया। ये बाजार लंबे समय से अपने देर रात के स्ट्रीट फूड के लिए मशहूर था। अहान बाजार में टहल रहा था और हर स्टॉल को देख रहा था। आखिर में उसकी नजर एक दुकान पर पड़ी जिस पर टू लेट का बोर्ड लगा था। दुकान शायद बहुत देर से बंद थी क्योंकि आसपास काफी गंदगी थी और दुकान के सामने गंदा पानी जमा हो गया था, लेकिन दुकान की लोकेशन ठीक थी। अहान ने बोर्ड पर दिए नंबर पर फोन किया। नमस्ते, मुझे आपका नंबर आपकी दुकान के बोर्ड से मिला। क्या दुकान अभी भी किराए पर उपलब्ध है? अहान दुकान की महिला मालकिन से बात कर रहा था। अहान से कुछ देर बात करने के बाद मालकिन दुकान किराए पर देने के लिए तैयार हो गई। महिला ने 60,000 रुपए की डिपॉजिट और 15,000 रुपए दुकान के लिए मांगे थे। अहान मान गया और तुरंत मालकिन को फोन करके दुकान की चाबियां ले ली। अहान आज ही दुकान खोलना चाहता था। इसके बाद अहान ने कुछ लोगों को बुलाया और उन्हें दुकान साफ करने के लिए कहा। इसके बाद अहान ने यूनिवर्सिटी में अपने कुछ दोस्तों को फोन करके दुकान के पास बुलाया। इसके बाद अहान वापस आया और मालिनी से बोला, मालिनी आओ, मैंने एक जगह देखी है, चलो वहाँ एक स्टॉल लगाते हैं। मालिनी पहले से ही परेशान थी। उसके पास अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था, लेकिन मालिनी इस जगह को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती थी। लेकिन अहान के बार बार कहने पर वो मान गई। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपनी दुकान पर थे। अहान ने 1 घंटे से भी कम समय में यूनिवर्सिटी नाइट मार्केट में एक दुकान का इंतजाम कर लिया था और मालिनी ये देखकर हैरान थी कि दुकान खुलने से पहले ही यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के वहाँ खड़े थे। मालिनी कुछ लोगों को जानती थी, उनमें से कुछ अहान के हॉस्टल के रूममेट भी थे। अहान ने खुद सबको बुलाया। उसने सबको पैसे भी दिए ताकि वे मालिनी के स्टॉल से कुछ खरीद सके। रूफ नहीं चाहता था कि मालिनी अकेला महसूस करे। मालिनी की दुकान की अच्छी शुरुआत हुई थी। मालिनी का सारा सामान बिक गया था। आखिर में जब सारे ग्राहक चले गए तो मालिनी ने अपना स्टॉल साफ किया और अहान को स्टॉल में पार्टनरशिप का ऑफर दिया। अहान कुछ कहता उससे पहले ही निहाल का फोन आया। अहान सर, आपने कार खरीदने की इच्छा जताई थी, कार तैयार है, कहाँ भेजूं? अगर निहाल ने कार खरीदी होती तो अहान के लिए सस्ती कार तो नहीं खरीदी होती।